ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं प्रदेश में चल रही डॉक्टर्स की हड़ताल की, और उस खबर पर चर्चा करने के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे जयपुर न्यूज रूम का, जहां पर संवाददाता सुधीर शर्मा मौजूद हैं। उनके साथ कुछ खास मेहमान वहां पर मौजूद हैं चर्चा के लिए। सुधीर, 9 दिन से डॉक्टरों की हड़ताल लगातार जारी है। ऐसे में कुछ रेजिडेंट्स जरूर वापस आए हैं, लेकिन वो सिर्फ राहत दे सकते हैं, कुछ राहत दे सकते हैं, काफी साबित नहीं हो सकते। यही सवाल उठता है कि डॉक्टर से जो गतिरोध बना हुआ है वो आखिर कब समाप्त होगा? जी बिल्कुल सुष्मिता, 21 दिसंबर से जो हड़ताल चल रही थी वो आज 29 दिसंबर तक अब तक कायम है। वार्ता की टेबल अभी तक तैयार नहीं हुई कि किन शर्तों पर वार्ता शुरू होगी, लेकिन जो कुछ रेजिडेंट गए थे वो अब काम पर लौटने लगे हैं। मैं आपको बता दूं, जो पदोन्नति और वेतन विसंगति की मांग को लेकर चिकित्सक हड़ताल पे गए थे, उनमें बहुत ज़्यादा जो मांगे थी वो सरकार ने मान ली है। लेकिन अब चूंकि सरकार की तरफ से रेशमा लगाया गया इन चिकित्सकों पे, तो इसके साथ में जो रेशमा में गिरफ्तारियां हुई वो मांग जुड़ गई है। निलंबित जो चिकित्सक है उनका क्या होगा, वो मांग अब जुड़ गई है। और जो बर्खास्त हुए हैं, सेवा से जिन चिकित्सकों को बर्खास्त कर दिया गया है, वो मांगे अब इसमें जुड़ गई है। हमारे साथ अभी जो 11 जुलाई को जो वार्ता के दौरान शामिल थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मंत्रिमंडलीय उप समिति में जो 3 सदस्य सब कैबिनेट की में वो सदस्य रहे, दुरुमिया जी उसमें थे, राजेंद्र पारिक जी उसमें थे और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उसमें थे। लेकिन इस बार मुख्य सचिव के साथ जो वार्ता हुई 20 सितंबर की शाम, उसके बाद में इस कमेटी ने जिस सब कमेटी के साथ समझौता हुआ था, वो जो सब लोग थे, 3 सदस्यीय कमेटी थी, वो इस बार गौण हो गई है। उसके सामने कोई बातचीत नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी सीधे तौर पे अब चिकित्सकों के मामले में जुड़ गए हैं। अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि सब कमेटी के मैं उस समय मेंबर थे, वो हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर अब किस तरह से वो निदान निकालेंगे इस समस्या का। चिकित्सक हड़ताल पे चले गए, मरीज बेहाल हो रहा है, सरकार सख्त है चिकित्सकों के प्रति, क्या कुछ हल निकलेगा सर इसमें? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर्स की जब स्ट्राइक हुई, पहले मेडिकल टीचर्स की हुई, तो उन्होंने एक सब कमेटी का गठन किया हेडेड बाय हेल्थ मिनिस्टर, और सक्सेसफुली जो मेडिकल टीचर्स की 60 वर्ष में भी इतने बेनिफिट्स नहीं दिए गए, उतने राज्य सरकार ने दिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से। और मैं स्वयं डॉक्टर हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने एसएमएस मेडिकल कॉलेज से 1968 में एमबीबीएस किया था। निश्चित रूप से डॉक्टरों की डिमांड्स हैं वो अपनी अहमियत रखती हैं, और राज्य सरकार ने पूरा प्रयास किया कि उनकी जो अधिकतर डिमांड्स हैं, कोई 18 डिमांड्स के करीब थी उनकी, और उनमें से जो महत्वपूर्ण डिमांड्स थी उन पे चर्चा चली, काफ़ी लंबी डिस्कशन हुआ। मैं तो खुद स्वयं, मेरे फादर रूरल प्रैक्टिस में डॉक्टर थे, खेतड़ी रहे, नीमका थाना रहे, और इसलिए मैं खुद भी मेडिकल प्रैक्टिस में नीमका थाना रहा बरसों तक, इसलिए मैं नज़दीक से प्रॉब्लम डॉक्टर्स की, गाँव की समझता हूँ। और जो 60 साल में डॉक्टर्स को नहीं मिला, वो जब चर्चा चली निर्देश में, जो पॉइंट्स थे उनका नंबर 1 एक सैलरी के लिए था कि 16,500 सैलरी है, इनिशियल सैलरी, और वो कम है। तो उसके ऊपर चर्चा करने के बाद उस सैलरी को बढ़ा के 16,500 के अलावा 13,500 अलग से उनको अलाउंसेस के साथ 30,000 इनिशियल सैलरी को कर दिया गया। नंबर 2 जो इंटर्नशिप है वो उसको उन्होंने उनकी 1 ईयर को रिड्यूस करके जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है वो डिडक्ट कर दिया गया, उसको उसमें उन्होंने सम्मिलित कर लिया। इस तरह से बहुत सारे जो उनके इम्पोर्टेंट थे, एक मेडिकल सर्विसेज है, वो जो है अपनी राजस्थान मेडिकल सर्विसेज है, वो अलग से स्थापित की गई ताकि इनके मेडिकल का हित सेपरेटली देखे जाए, वो आरपीएससी के पास पेंडिंग है, इस तरह से। नंबर 2 जो एक इम्पॉर्टेंट मैटर था कि बरसों से जो मेडिकल ऑफिसर थे वो मेडिकल ऑफिसर से ही रिटायर हो रहे हैं। तो मैं एग्जाम्पलरी भी दे रहा था, मेरे फादर आरजी कार मेडिकल कॉलेज से उन्होंने एमबीबीएस किया 37 में, एंड ही रिटायर्ड एज ए मेडिकल ऑफिसर इन 1970। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने सीनियर लोग भी उसी पद पे रिटायर हुए। ये डॉक्टर्स की जुनैन मांग थी, जो स्वयं मेरे अपने पिताजी भी का भी उसके जो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। सरकार ने पूरी, हमारा डिस्कशन हुआ, जो कमेटी हेडेड बाय हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर राजेंद्र जी पारिक, उद्योग मंत्री, मेरी मुख्यमंत्री जी, हमारी वार्ता हुई, सारे अधिकारी थे उसके साथ, सारे उन पे निर्णय होने के बाद मोस्ट जो फाइनल आया वो ये आया कि इनके प्रमोशन को किस तरह से किया जाए। तो हमने मध्य प्रदेश पैटर्न को एक एग्जाम्पल लिया, अधिकारी भी गए। मध्य प्रदेश पैटर्न में 666 था, मतलब जो मेडिकल ऑफिसर है 6 साल बाद असम होगा, 12 वर्ष के ऊपर वो जाके डिप्टी डायरेक्टर की कैटेगरी की उसको मानी जाएगी, और 18 वर्ष पे उसको डायरेक्टर के समकक्ष माना जाएगा। ये एक निर्णय हुआ उसमें। और
हमारे राजस्थान में करीबन 8,440 साढ़े टेंटेटिवली 8,500 पद हैं और उसमें फिलहाल वर्किंग डॉक्टर्स हैं वो 6.5 के करीब हैं। तो उसके अंदर करीब 90% डॉक्टर जो 6-6 में बेनिफिटेड हो रहे थे, जैसा कि हमारे पास आधिकारिक रिपोर्ट है, इस 6-6 पैटर्न के ऊपर करीब 264 डॉक्टर जिनकी सर्विसेज 18 वर्ष से अधिक थी वो बेनिफिटेड नहीं हो रहे थे और वो उसको लेके एक डेडलॉक हो रहा था और डेडलॉक होने से वो एक प्रॉब्लम हुई। 666 पे सरकार मान गई, उन्होंने कह दिया, लेकिन जो 18 वर्ष से अधिक वाले थे, मैं आपको इसमें और बताना चाहूंगा कि जो 8700 पे स्केल है उसको पहले सिर्फ 4 पद थे उसके ऊपर, उसको बढ़ाकर करीबन 400 से अधिक कर दिए गए, 419 पद कर दिए गए, यानी 100 टाइम्स जंप किया गया। जो 8700 की लास्ट पे स्केल थी उसको कवर करने के लिए 4 से 419 पद कर दिए गए। लेकिन जो डेडलॉक है वो इस पे है कि जो डॉक्टर्स जिनके 18 वर्ष से अधिक की सर्विस हो गई वो उनका कहना है कि हम बेनिफिटेड नहीं होंगे। इस मामले में आपको रोकना चाहूंगा कि ये 264 का जो मामला है उसमें लगातार ये चिकित्सकों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस तरह का कोई बात ही नहीं है 264 चिकित्सकों की। हमारे साथ जो लगातार इस मामले पे नजर बनाए हैं वरिष्ठ संवाददाता हैं बाबूलाल जी दायल, उनसे जानेंगे कि जो चिकित्सक लगातार ये कह रहे हैं कि इनका मामला नहीं है, सरकार इस मामले को गलत तरीके से प्रचारित करके बता रही है जिसमें चिकित्सकों की गलती बताई जा रही है। क्या कुछ आपके पास फाइंडिंग्स है चिकित्सकों की ओर से? जी सुधीर, मैं आपको बता दूं, इस वक्त एक प्रेस नोट जो है जो रिलीज है हड़ताली डॉक्टर्स का वो हमारे पास में है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि सरकार गलत तथ्य प्रस्तुत कर रही है। सिर्फ 264 डॉक्टर से कहीं ज्यादा जो लोग हैं ऐसे हैं जो 18 साल से ज्यादा काम कर रहे हैं। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो समझौता हुआ था 11 जुलाई इस साल, तो उसमें यह तय किया गया था कि एमपी पैटर्न जब लागू होगा तो उसमें वरिष्ठ डॉक्टरों को जिनको तृतीय पदोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा उनके बारे में कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन रास्ता नहीं निकाला गया। इसके विपरीत सरकार द्वारा ये प्रचारित किया गया कि 264 डॉक्टरों के कारण हड़ताल हो रही है। ये बिल्कुल पूरी तरह से उन डॉक्टरों ने कहा है और उन्होंने कहा कि ये झूठ है एक तरह से। क्या विभाग में 18 वर्ष से अधिक की सेवा करने वाले सिर्फ 264 डॉक्टर हैं? क्या पिछले 18 वर्ष में 6000 से अधिक डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं? 1979 के नियुक्त डॉक्टर भी सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं। 1981, 82, 84 के बाद 92 तक के नियुक्त डॉक्टरों की संख्या 3000 से अधिक है। तो सरकार क्या कहेगी? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ये सवाल है हड़ताली डॉक्टर्स के द्वारा कि 264 से कहीं ज्यादा लोग जो है आज भी सेवा में हैं और सरकार भ्रमित कर रही है। ये तथ्य जो पेश किए जा रहे हैं उनको लेकर देखिए, आप जो प्रेजेंटेशन जो आपने दिया डॉक्टर्स के उनके अपने जो आपने डिटेल्स दी हैं उसका, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि डॉक्टर एक अपने आप में एक पायस पवित्र कार्य है और भगवान ने हम लोगों को समझता हूँ डॉक्टर इसीलिए बनाया है कि हम पीड़ित मानवता की सेवा करें, लेकिन साथ के साथ जो पीड़ित मानवता की सेवा करने वाले हैं उनके हितों का ध्यान भी सरकार रखे। सरकार ने पूर्ण प्रयास किया आज़ादी के 60 साल, जैसा कि मैं बाद में बता रहा हूँ, आज तक इस तरह का पैकेज नहीं दिया गया, लेकिन सारे के सारे लोग एक साथ लाभान्वित नहीं हो सकते। अगर कोई स्ट्राइक के मैटर्स हैं तो 100% कहीं भी कोई स्ट्राइक के अंदर मांगे नहीं मानी जाती। मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे तो डॉक्टरों की पैरवी करनी चाहिए। मैं तो खुद एज ए मिनिस्ट्री में भी मैं अपने आप को एज ए डॉक्टर ही प्रेजेंट भी कोई भी उनके हितों की आती है तो उनकी रक्षा करने के लिए खड़ा रहता हूँ। मैं उन डॉक्टर से ये अपील करना चाहूँगा कि आप बेसिकली डॉक्टर हैं, पीड़ित मानवता की सेवा के लिए आपको और हमको भगवान ने यहाँ भेजा है और सरकार ने 60 वर्ष में जो बेस्ट पॉसिबल पैकेज दे सकती थी वो दिया सरकार ने। डिले होने के कारण दूसरे थे, डिले में सब फाइनेंशियल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, ये सब इश्यूज होते हैं। डॉक्टर साहब, मैं बता दूं 3 ऐसे ऑर्डर थे जिन पे समझौता हुआ था, उनके ऑर्डर वित्त विभाग ने 26 तारीख को जारी किए हैं। 21 को जब हड़ताल हुई उसके बाद सरकार का जो प्रशासन है वो हरकत में आया, उन्होंने 3 ऑर्डर जारी किए, यानी मांगे उस समय तक मान ली गई थी सैद्धांतिक रूप से, लेकिन क्रियान्विति के लिए कुछ नहीं हो पाया था। अभी हमारे साथ हमारे संपादकीय सलाहकार ईश मधु तलवार हैं, उनसे हम जानेंगे कि अब जब चूंकि हड़ताल हुई, रेशमा लगा, रेशमा के बाद जो मांगे थी वो मांगों में भी अब परिवर्तन आ गया है। मांगों में परिवर्तन इस तरह आया है कि रेशमा के दौरान जो चिकित्सक जेलों में रहे उनके लिए क्या सरकार क्या करेगी, किस तरह से समझौता होगा, दूसरा जो बर्खास्त कर दिए गए हैं उनका क्या होगा, और इन सब बातों को लेकर अब क्या कुछ लगता है किस तरह से इसका हल निकलेगा? जो मांगे थी वो गौण हो गई, दूसरी मांगे खड़ी हो गई। अब
देखिए सुधीर, सवाल ये है कि अब जितनी इनकी मांगे हैं, जो पुरानी मांगे थी या जो नई मांगे हैं, कोई भी ऐसी मांगे हो तो उनका जो हल है वो टेबल पर बैठकर ही निकल सकता है, यानी बातचीत से ही कोई हल निकाला जा सकता है। तो केवल मेरी समझ में एक रास्ता बचता है, वो है बातचीत का, और सरकार को भी इसमें पहल करनी चाहिए, डॉक्टरों को पहल करनी चाहिए और बातचीत से कोई रास्ता निकालना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे, ये सही है कि 60 साल बाद डॉक्टरों को कोई पैकेज मिला है, और पिछले 60 साल से डॉक्टरों के प्रमोशन का कोई सिस्टम नहीं था, उनकी सेवाओं की कोई तनख्वाह का कोई आगे कैसे बढ़ेगी इसका कोई सिस्टम नहीं था। तो 60 साल बाद जब ये पैकेज मिला तो अचानक मैं समझता हूँ कि इस तरह हड़ताल पर जाने के बजाय बात आगे बढ़नी चाहिए थी, वो बात हो नहीं पाई। फिर सरकार ने रेस में लगा दी तो बातचीत के और भी रास्ते बंद हो गए। अब मैं समझता हूँ कि बातचीत के रास्ते खोलने चाहिए, क्योंकि बातचीत के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। बातचीत से ही आगे कोई समस्या का समाधान हो सकता है। उनकी जो बाकी बची मांगे हैं या जो नई मांगे हैं, उनका हल जो है बातचीत से ही निकल सकता है। किस तरह से हल निकलेगा? 3 बड़े नेता थे चिकित्सकों के, वो 3 अलग अलग जेलों में बंद है, कोई टोंक में, कोई दौसा में और कोई सीकर में। ऐसी परिस्थिति में डेडलॉक की जो स्थिति है, सरकार का सख्त रवैया है, वार्ता का माहौल है वो तैयार नहीं हो रहा है। सरकार कहती है पहले काम पे आओ उसके बाद वार्ता होगी, लेकिन इन बीच जो चिकित्सक निलंबित हुए हैं, बर्खास्त हुए हैं, उनका क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, वो बड़ा मसला अब खड़ा हो गया है। तो किस तरह सरकार क्या पहल करे? अब सरकार की तरफ से पहल करने की आवश्यकता है। सरकार के खुद के कर्मचारी हैं, कोई बेगाने नहीं है। किस तरह से पहल करे सरकार? देखिए सुधीर, जब भी कोई हड़ताल होती है, कोई पहली बार नहीं हुआ है, हर बार हड़ताल में कर्मचारी निलंबित भी होते हैं, बर्खास्त भी होते हैं, बाद में उन पर भी बाद में फैसले होते हैं, और यदि जेल में बंद होते हैं तो जेल में भी वार्ताएं बहुत होती हैं हड़ताली कर्मचारियों के साथ, हमने बहुत देखा है। तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सरकार यदि पहल करना चाहे तो जेल में बात कर सकती है, जेल से उनको बुला सकती है या रेस में ख़त्म कर सकती है। लेकिन सवाल, जैसे मैंने कहा, कि सबसे अहम बात जो ये है कि बातचीत के बिना कोई रास्ता निकल नहीं सकता, और 9 दिन हड़ताल को हो गए हैं, और हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह गरीब आदमी जिनकी जेब में पैसा नहीं है, जो सरकारी अस्पताल में आते हैं, वो किस तरह दम तोड़ रहे हैं, किस तरह जाने जा रही हैं। 60 से ज़्यादा लोग अब तक मर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका कोई रास्ता निकल सकता है तो वो बातचीत से निकल सकता है, और सरकार को भी और डॉक्टरों को, दोनों को इस बातचीत की पहल करके आगे आना चाहिए, तभी कोई इसका समस्या का समाधान हो सकता है। जी बिल्कुल, हम अभी इस बारे में जानेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि जो डेडलॉक की स्थिति है वो किस तरह से टूटेगी, क्योंकि आप सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे भी हैं, जनप्रतिनिधि के भी तौर पे भी हैं। तो आखिर इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? 9 दिन से लगातार आम जन भुगत रहा है इस समस्या को, किस तरह से आप इसका हल निकालने वाले हैं डॉक्टर साहब? देखिए सुधीर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एक गांधीवादी सिद्धांत के मुख्यमंत्री हैं, और आपने एग्जाम्पलरी देखा है कि वर्स कंडीशन में जब गुजर आंदोलन हुआ, रेलवे ट्रैक रोका गया, और ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि किसी भी समय फायरिंग की स्थितियां पैदा हुई। आपने तो सारे पुराने वक्त भी देखे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी का प्रथम उद्देश्य रहा है किसी तरफ से खून खराबा नहीं हो, और टेबल टॉक के माध्यम से ये निर्णय हो। अल्टीमेटली गांधीवादी तरीके की विजय हुई। कंस साहब और ऐसे समझदार सारे लोग टेबल टॉक पे आए और उसका एक हल निकल रहा है। मेरा डॉक्टरों से आग्रह है, मेरे अपने भाई हैं और मेरे परिवार के सदस्य, मैं कहना चाहूँगा, और नया साल आ रहा है, सरकार उनकी जो भी मांगे हैं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ, एज ए नॉट एज ए मिनिस्टर, एज ए डॉक्टर, कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही अपना सोच है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत दिल व्यथित है इस बात से, रेशमा लगाने के लिए उनका कहीं मन से कहीं कोई नहीं था, लेकिन क्योंकि एक आम व्यक्ति परेशान हो रहा था, इस वजह से रेशमा लगाने की, लेकिन सरकार इस तरह से उनकी सख्ती नहीं करेगी। नया साल आ रहा है मेरे साथियों, डॉक्टर भाइयों, और ये जनता आशा करती है आपसे, आपकी जो मांगे हैं उस मांगों को आप जारी रखिए। किसने मना किया कि आप अपनी मांगों के ऊपर अड़े? लेकिन जो बाकी की, हम मुख्य धारा में जुड़कर जब अपनी मांग मानेंगे, जब उस मांग का महत्व रहेगा, तो सरकार आपकी मांगों के लिए संवेदनशील है। कहीं सरकार रिजिड नहीं है। मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से बताना चाहूंगा, सरकार आपके साथ कोई अन्याय नहीं करना चाहती, न आगे करेगी। लेकिन मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि नए साल पे इस जनता को तोहफा दीजिए कि डॉक्टर्स स्वयं हड़ताल से अलग हटकर आए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, राज्य सरकार में एक प्रतिनिधि होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय द्रवित है इस बात को लेके। वो चाह रहे हैं कि डॉक्टर्स हड़ताल तोड़ के मुख्य धारा में आए और जो उनकी मांगे उस पर चर्चा करेंगे, और आम जन भी इस बात को लेके खुश होगा कि डॉक्टर स्वयं हड़ताल छोड़ के आए हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, आज आपको अपील करता हूँ, विश्वास के साथ मैं अपील करता हूँ राज्य सरकार की ओर से कि माई डॉक्टर फ्रेंड्स, माई ब्रदर्स, यू शुड कम इन द स्ट्रीम ऑफ लाइफ टुडे।
एंड द पुअर पेशेंट, जो गरीब रोगी है आज, वो आपकी तरफ ताक रहा है। हमें आज भगवान ने भेजा है गरीब जनता की सेवा करने के लिए। तो आप मुख्य धारा में आइए, आप अपने, मेरा अपील है आपसे, आप अपने हड़ताल को छोड़ के मुख्य धारा में आइए, कल से अपने ड्यूटीज पे आइए नए साल में, और सरकार आपकी बातों का गंभीरता पूर्वक उसका निदान करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। चिकित्सकों की तरफ से इस तरह का ही मन में उनके उठ रही होगी कि अब हम किस तरह से काम पे आ सकते हैं, सरकार क्या एश्योरेंस दे रही है? आप खुद डॉक्टर हैं, सरकार की तरफ से क्या एश्योरेंस, क्या कार्रवाई कि जो उन पे होने वाली है वो नहीं होगी, जो बाद में जो मांगे थी उसके जो एडिशनल मांगे जुड़ गई हैं उनका क्या रहेगा? कुछ सरकार की तरफ से आप चिकित्सकों के नाम कोई एश्योरेंस देना चाहें, ऐसा कुछ? मैं आपसे, देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा आपके ईटीवी के माध्यम से कि जब सरकार की ओर से मैं वार्ता में एक प्रतिनिधि रहा हूँ, तो मेरा और मेरे अपने साथियों का यही रोल रहेगा कि चिकित्सकों का किसी भी तरह से कोई हार्म न हो, चिकित्सकों के भविष्य के प्रति कहीं कोई नुकसान न हो, ये मेरा अपना दृष्टिकोण रहेगा। सरकार का भी दृष्टिकोण यही है। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि चिकित्सकों का जहां तक होगा अहित नहीं होगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसलिए मेरा आग्रह है आपसे कि जब आपको मैं एश्योरेंस दिला रहा हूँ एज ए डॉक्टर, एज ए पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, आपसे कह रहा हूँ, तो उसका कोई मायने होता है आपसे। मुख्यमंत्री जी स्वयं बार बार अपील कर रहे हैं, और मैं भी पार्ट एंड पार्शियल ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर एज ए डॉक्टर होने के नाते आपसे कहूंगा, भाई मेरे अपने डॉक्टर भाइयों साथियों, आप मुख्य धारा में आइए, ड्यूटी पे आइए, और सरकार आपके दरवाजे खुले हैं। सरकार आपके साथ किसी भी कीमत के ऊपर कोई नुकसान या अन्याय नहीं होने देगी डॉक्टर्स के साथ। लेकिन प्लीज मेरा अपने अपील है कि आप ड्यूटी पे आइए और गरीब मानवता का भलाई में अपना जो पक्ष है, अपना उसे हित रखें। बिल्कुल कि एक तरह से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जनप्रतिनिधि हैं, डॉक्टर हैं और मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से चिकित्सकों के नाम ये एश्योरेंस दी गई है कि वो काम पे हैं। उसके बाद उनकी मांगों को सुना जाएगा और जो मांगे मानी जाएगी वो मानी जाएगी, जो मानने लायक होगी। अब मैं आपको सीधे लिए करता हूँ न्यूज रूम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।